नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 5 शहर 5 खबर में रुक करेंगे अब खबरों का। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा पर नवी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नवी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नई दिल्ली में उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया है। राहुल ने कहा है कि मैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों को धन्यवाद देता हूं। वो जितना मुझ पर हमला करते हैं मैं उतना बेहतर होता जा रहा हूं। बीजेपी और आरएसएस के लोग मेरे गुरु हैं, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल बीजेपी और आरएसएस को अपना गुरु मानते हैं तो उन्हें नागपुर जाना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें आरएसएस या बीजेपी को नहीं बल्कि भारत माता के झंडे को गुरु मानना चाहिए। और आगे उन्होंने कहा कि उनका नागपुर में स्वागत है, उन्हें भारत माता के ध्वज के आगे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। राहुल गांधी ने यात्रा को अभी विराम दिया है। 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी और उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में खत्म होगी ये भारत जोड़ो यात्रा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनकर आनंद हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। दिनकर, जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी और आरएसएस को अपना गुरु बताया, अब इसके बाद इस मुद्दे को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही कांग्रेस पर। बिल्कुल, जैसे राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को अपना गुरु बताया, उसके बाद हम हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान आता है। वो कहते हैं कि राहुल को नागपुर जाना चाहिए और नागपुर जाकर उन्हें वहां झंडे के सामने सिर झुकाना चाहिए। वहीं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो राहुल ने कई मुद्दे उठाए। चीन का मुद्दा सबसे अहम रहा। चीन को लेकर उन्होंने हमला बोला और कहा कि हमारी सरकार चीन के मुद्दे को लेकर और बॉर्डर को लेकर गंभीर नहीं है। जिसके बाद तुरंत गृह मंत्री अमित शाह का बयान आता है कि हमारी 1 इंच जमीन कोई नहीं ले सकता, बॉर्डर की चिंता नहीं करनी चाहिए। वहीं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो राहुल आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। राहुल अपने टी शर्ट को लेकर तंज कस रहे थे, सर्दी को लेकर पत्रकारों से बात कर रहे थे। योगेश, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से तंज कसते नजर आ रहे हैं और दरअसल अगर देश का जब मुद्दा उठता है, खासतौर पर जवानों का जब मुद्दा उठता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे बयान सामने आ जाते हैं, ऐसे सवाल कर दिए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, वो चाहे हम राहुल गांधी का जिक्र करें या फिर अन्य नेताओं का कांग्रेस के हम जिक्र करें। ऐसे में कांग्रेस खुद ही उसमें सवालों में फंस जाती है। हाँ जी, आज इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा भी कि मैं सेना पे सवाल नहीं खड़े करता हूं, मैं सरकार पे सवाल खड़े करता हूं और सरकार इस चीज को, सेना को आगे कर देती है और इस चीज को भ्रमित करने का प्रयास करती है। वहीं राहुल गांधी से आज एक पत्रकार ने कहा कि अगर आप 2024 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहली 3 चीजें क्या करेंगे। तो उस पर राहुल गांधी ने जवाब भी दिया है कि सबसे पहले मैं एक विजन छात्रों को दूंगा, क्योंकि मैं जब इस यात्रा में गया तो मैंने जितने भी छात्रों से बात किया, छात्रों ने कहा कि हमें डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, उनके पास एक विजन नहीं है। लेकिन यहां पर एक समस्या यह भी आ रही है, दिनकर, देखने को मिली है कि कांग्रेस के नेता हों या फिर राहुल गांधी हों, खुद वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। लेकिन वहीं अगर विपक्षों का जिक्र करें, देखिए अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी एक बयान सामने आया। उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही हैं, दोनों लोग, और उसमें जाने की बात हो रही थी कि अन्य जो विपक्षी दल के नेता हैं वो राहुल गांधी के इस यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन शामिल होते नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार अपने आप को आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और इस बात को विश्वास दिलाने का काम भी करती नजर आ रही है। जहां तक सियासी गलियारों में चर्चा है कि सारे विपक्षों का जो नेतृत्व करेगी वो कांग्रेस करेंगे, लेकिन विपक्ष अभी बिल्कुल राजी नजर नहीं आ रहा है। जी योगेश, इसको लेकर भी आज राहुल गांधी ने बात की। राहुल ने कहा कि मायावती और जो अखिलेश यादव हैं, दोनों का सिद्धांतिक मूल्य एक है, दोनों प्यारा हिंदुस्तान चाहते हैं, ना कि नफरत भरा। और वहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नीतीश कुमार ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या 24 में आप राहुल गांधी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि सारे लोग जाएंगे तो हम भी जाएंगे, राहुल विपक्षी उम्मीदवार हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। थोड़े दिनों पहले नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बता रहे थे, जेडीयू कैंडिडेट, और आज नीतीश कुमार का यह बयान अपने आप में एक अहम सवाल खड़े करता है। योगेश, बिल्कुल दिनकर, लेकिन यहां पर जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति का जिक्र किया जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस यात्रा को निकाल रही है, लेकिन वहीं राहुल गांधी की तरफ से जो बयान सामने आया पिछले दिनों, उनमें देखा गया कि दरअसल साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग वोट बैंक के नजरिए से इस यात्रा को देख रहे हैं, या तो वो मंदबुद्धि हैं या फिर वो राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या वास्तव में ये सियासत से
से हट करके एक स्वस्थ राजनीतिक संदेश देने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ये यात्रा कितना बड़ा मैसेज देने का काम कर रही है देश में ये। मैं आपको बता दूं कि जब ये यात्रा अपने शुरुआती चरण में थी तो राहुल गांधी दार्शनिक हुआ दिख रहे थे। राहुल गांधी बात कर रहे थे, एक मैसेज दे रहे थे, सोशल मैसेज दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ी और जब दिल्ली पहुंची है तो राहुल गांधी भी बकायदा इसमें राजनीतिक मूवमेंट को ला रहे हैं। जैसे आज राहुल ने कहा कि हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, यानी राहुल भी कहीं ना कहीं इस यात्रा को राजनीति से जोड़ रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में बीजेपी को क्लीन करने वाले हैं, हम लोग बीजेपी से हम ये स्टेट छीन लेंगे, पैसों के दम पे बीजेपी ने यहां सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से राहुल गांधी ये मैसेज दे रहे हैं कि इस यात्रा का राजनीति से भी कनेक्शन है। जाहिर तौर पर है राजनीतिक कनेक्शन, चाहे जितना बताया जाए कि इस यात्रा से नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर है कांग्रेस और कोई भी राजनीतिक दल हो, वो कुछ भी काम करती है तो बिना वोट बैंक की राजनीति को देखे हुए, समझते हुए नहीं करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। दिनकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने बताया किस तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है, लेकिन वहीं अब यह राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है कि दरअसल आरएसएस और बीजेपी को उन्होंने अपना गुरु बताया है। उधर मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती क्रिकेटर ऋषभ पंत की स्पाइन और ब्रेन की एमआरआई रिपोर्ट सामान्य है। मैक्स अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सर्द और सूजन के कारण ऋषभ पंत के टखने और घुटने का एमआरआई शुक्रवार को नहीं हो पाया था, जो शनिवार को होगा। हड्डी में कोई बड़ा फ्रैक्चर नहीं है। आपको बता दें कि शनिवार को फिल्म अभिनेता अनिल कपूर अनुपम खेर पंत से मिलने मैक्स अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऋषभ पंत का हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत हंस बोल रहे हैं, उनकी स्थिति पहले से बेहतर है, वो पहले से काफी ठीक है। और इस दौरान उन्होंने ऋषभ पंत की मां सरोज पंत से भी मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने पंत के चाहने वालों से भी अपील की है कि वो पंत के लिए दुआ करें ताकि वो जल्द ठीक हो जाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कवित्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, जिस तरीके से ऋषभ पंत को लेकर के तमाम सारी जानकारी सामने आ रही है, तमाम सारे अभिनेता मिलने भी जा रहे हैं, आपके पास क्या कुछ जानकारी और अपडेट है? जब बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ऋषभ पंत जो भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उनका जो कल सड़क दुर्घटना उनके साथ हुई थी, जिस तरह मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, उस पर बड़ी अपडेट ये है कि आज ऋषभ पंत की जो माथे पर जो चोट लगी थी उसकी सर्जरी आज हो चुकी है। यानी जो प्लास्टिक सर्जरी थी वो आज कंप्लीट कर ली गई है। जो आज उनका एमआरआई जो रिपोर्ट यहाँ पर आई है ब्रेन की और पीछे रीढ़ की हड्डी की, वो दोनों ही सामान्य यहाँ पर कही जा सकती है। डॉक्टरों ने कोई बड़ी आशंका उसको लेकर नहीं जाहिर करी है कि कोई बड़ी चोट नहीं उसमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो घुटने में जो उनकी चोट बताई जा रही है उसमें कुछ तकलीफ उनको बताई जा रही है, लेकिन उस पर भी डॉक्टर उस चोट को बड़ा गंभीर यहाँ पर नहीं मान पा रहे। तो ये कहा जा सकता है कि कल जो दुर्घटना हुई थी, जितनी बड़ी दुर्घटना थी उतनी बड़ी चोटें ऋषभ पंत को यहाँ पर नहीं आई है। और कल से लेकर अब तक जो उनका स्वास्थ्य है वो बेहतर यहाँ पर कहा जा सकता है। और आज ये कह सकते हैं कि जो उनके जो करीबी जो लोग हैं, उनके जो प्रशंसक है, वो वहां पर लगातार आने का काम कर रहे हैं। ऋषभ पंत के परिजन वहां पर मौजूद हैं। आज ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर और अनुपम खेर दोनों वहां पर आए थे। उन्होंने ऋषभ पंत के परिजनों से बातचीत की, डॉक्टरों से उनका हाल जाना। ऋषभ पंत के जो करीबी जो मित्र में से एक कहे जाते हैं, कानपुर से जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा का, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने उनसे ऋषभ पंत के परिजनों से बातचीत करी। दिल्ली क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं नीतीश राणा, वो यहाँ पर पहुंचे में, वो स्वयं इस समय अस्पताल में मौजूद हैं। और अभी ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली क्रिकेट टीम के दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के जो निदेशक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की और उसके बाद जो मीडिया में उन्होंने रिपोर्ट अपनी दी है, जो बात कही है, उसमें साफ तौर पर कहा कि कल से लेकर अब तक ऋषभ पंत के इलाज में बेहतर सुधार देखने को मिला है। यानी आगे अभी उन्हें एयरलिफ्ट या दूसरे बड़े अस्पताल रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर उस पर कोई अंतिम निर्णय लेता भी है तो फिर वो अंतिम निर्णय लेने का अधिकारी बीसीसीआई को यहाँ पर बताया गया है। बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कोई इस बाबत कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि मैक्स में बेहतर इलाज उनको मिल रहा है। डॉक्टरों की जो 4 डॉक्टरों की जो टीम है, जो 24 घंटे उनके ऊपर अपनी निगरानी वहां पर रखी हुई है, वो पल पल की जानकारी देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और दुनिया भर में कह सकते हैं कि जो क्रिकेट के जो प्रशंसक हैं वो लगातार ऋषभ पंत के स्वास्थ्य के रिकवरी के लिए लगातार प्रभु से दुआएं यहाँ पर मांग रहे हैं, कामना यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि ऋषभ पंत जल्द से जल्द स्वस्थ होकर लौटे और क्रिकेट के मैदान पर वापस वैसे ही चौके छक्के मारने का काम करें। जी बिल्कुल अभय, लेकिन जिस तरह से जो लोग उनसे मुलाकात कर बाहर आ रहे हैं वो लगातार इस बात का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऋषभ पंत के स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, सुधार हो रहा है उसमें, और वो हंस बोल भी रहे हैं। लेकिन इस दौरान कोई बात सामने निकल करके आई क्या? ऋषभ पंत ने कोई जानकारी दी क्या, या ऋषभ पंत की तरफ से कोई बयान दिया गया क्या अब तक?
जी बिल्कुल, ऋषभ पंत की तरफ से कोई ऐसा बयान अभी तक ऑफिशियली यहाँ पर नहीं आया है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो उनसे मिलने वालों की जो प्रशंसक वहाँ पर जो पहुँचे या जो उनके जो करीबी वहाँ पर पहुँचे, सिर्फ उनकी तरफ से ही बयान वहाँ पर देने का काम किया गया और उन्होंने अपने बयानों में ये कह सकते हैं कि आश्वस्तता यहाँ पर जताई है, भरोसा यहाँ पर दिलाया कि जो इलाज किया जा रहा है वो बेहतर है और ऋषभ पंत के स्वास्थ्य में लगातार सुधार वहाँ पर हो रहा है। ये कह सकते हैं कि खानपुर विधायक उमेश शर्मा जब वहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात के लेकर कहा कि कहीं ऋषभ पंत को दूसरी जगह या हायर सेंटर ले जाने की जरूरत नहीं है। उनका जो बेहतर इलाज यहाँ पर किया जा रहा है उसमें उनके जो स्वास्थ्य की रिकवरी है वो काफ़ी बेहतर वहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी जो चोटें कल काफ़ी गंभीर नजर आ रही थी उसमें वहाँ पर सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। आज ये कह सकते हैं कि पहली सर्जरी हो चुकी है। माथे पर जो उनके कट का निशान लगा था जो कल वीडियो में साफ देखने को मिल रहा था, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही थी कि सर पर कोई बड़ी गंभीर चोट तो नहीं है, तो उस पर आज ये सर्जरी हो चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि जल्द ही वो सर्जरी यहाँ पर ठीक हो जाएगी। और दूसरी जो एमआरआई जो रिपोर्ट आज आई है, एमआरआई रिपोर्ट में भी किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि वो जितनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई थी, जो आशंकाएं लगातार जताई जा रही थी, डॉक्टर उन सब आशंकाओं पर विराम लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ऋषभ पंत के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए और रिकवरी बेहतर होने की बात वो कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अभय हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया किस तरीके से ऋषभ पंत के स्वास्थ्य में सुधार होता नजर आ रहा है और लगातार उनके चाहने वाले उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। उधर टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की संदिग्ध सुसाइड से हुई मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी एक्टर शीजान खान को वसई कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शीजान को आज कोर्ट में पेश किया गया था। सरकारी पक्ष ने कोर्ट में कहा कि आरोपी शीजान खान टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को उर्दू सिखा रहा था। उसने सेट पर ही तुनिशा को थप्पड़ मारा था। इन बिंदुओं की गहन जांच करनी है। पुलिस से पूछताछ के दौरान शीजान ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है। आरोपी शीजान खान अपना ईमेल आईडी और दूसरे पासवर्ड भी नहीं बता रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, तुनिशा शर्मा सुसाइड मामले को लेकर के जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दरअसल आज शीजान खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और क्या कुछ जानकारी अपडेट है आपके पास? ये देखिए योगेश, बिल्कुल तुनिशा शर्मा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी जो शीजान थे उनकी जो मुसीबतें वो आए दिन बढ़ती हुई नजर आएगी। 14 दिन पहले भी जो उनको जो है न्याय हिरासत में भेजा गया था, लेकिन एक दिन की और हिरासत में जो है उन्हें रखा गया था कि 31 दिसंबर को जो उन्होंने बताया गया कि 31 दिसंबर को जो है उन्हें एक बार दोबारा से कोर्ट में पेश किया जा रहा था। लेकिन उसकी शीजा जो तुनिशा है उनकी माता ने आरोप लगाया कि जिस तरीके से जो है धर्म परिवर्तन की बात इसमें सामने आई है, उन्होंने कहा कि शीजान को जो है इनको जो धर्म परिवर्तन करने की बात यहाँ पर करी जा रही थी। लेकिन उस पर बाद में जो उनके चाचा हैं उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि इसकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे भी जो मैसेज वगैरह ये भेजता था और इसमें उर्दू पढ़ाने की बात यहाँ पर कही जा रही थी कि इसको उर्दू भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा था तुनिशा शर्मा को। लेकिन उसके बाद में जब उसके आरोपियों को जो है पूरी तरीके से जो है पुलिस हिरासत में रखा हुआ है, तभी शीजान को, और साथ ही जिस तरीके से उस पर घरे आरोप लगाए गए हैं, उनकी माता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि शीजान जो है तुनिशा को जो है धर्म परिवर्तन की बात यहाँ करता था और उर्दू पढ़ाने की बातें करता था कि उर्दू पढ़ाई जाएगी। लेकिन उसके बाद में उन पर मारपीट का भी मामला आया था कि उन्होंने चांटा मारा था तुनिशा शर्मा को, और उसमें जो है साफ साफ यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तुनिशा और शीजान के बीच में जो चल रहा था, तो काफ़ी दिनों से चल रहा था, उनको जो है चांटा मारा गया था और उनको जो है ऊपर से कूदने की जो बात यहाँ कही गई थी कि ऊपर से कूदने की जो धमकियाँ दे रहा था उसे, इस तरीके की जो एक साथ बैठ के दोनों लंच कर रहे थे एक कमरे में। साथ ही उसके पास में उनके चाचा ने भी यही आरोप लगाया, जो ईमेल के जो पासवर्ड वगैरह उसके पास में है, तुनिशा के ईमेल पासवर्ड जो है अभी फिलहाल जो है शीजान के पास में, और उस पर जो पूरी तरीके से जाँच कराई जाएगी। जिस तरीके से शीजान काफ़ी दिन से जो है तुनिशा को जो है परेशान कर रहा था, लेकिन पुलिस अभी पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है और जाँच जिस तरीके से बढ़ती नजर आ रही है। आखिर दिन 14 दिन की जो हिरासत थी उसे एक दिन और बढ़ा दिया गया था। कल 31 दिसंबर आज के दिन के लिए बोला गया था कि जिस तरीके से शीजान काफ़ी दिनों से जो है तुनिशा शर्मा को परेशान कर रहा था और कहा जा रहा था कि जिस तरीके से इसमें काफ़ी मारपीट भी उन्होंने की थी और उसमें जो चांटे भी मारे गए थे, और साथ ही इस तरीके की उर्दू पढ़ाने की बात भी उन्होंने कही। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि पुलिस प्रशासन दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अगर हम पुलिस प्रशासन का ही जिक्र करें तो अब तक इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के हाथों क्या क्या लगा है?
कि बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहा है तनिष्का शर्मा वाले मामले को जो है मुख्य आरोपी सीजान भी अभी उनकी पुलिस की हिरासत में कस्टडी में है। जिस तरीके से अदालत में उसको पेश किया गया था, लेकिन उसके दोबारा से उस पर जो है आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके परिवार वाले दोबारा आरोप लगाने, कल उनकी माता ने आरोप लगाया था। तनिष्का शर्मा जी ने कहा था कि ये सीजान इनको धर्म परिवर्तन करने की बात यहाँ पर कही जा रही थी, लेकिन आज उनके चाचा ने यह आरोप लगाया है। जिस तरीके से तनिष्का शर्मा को उर्दू पढ़ाने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि उर्दू पढ़ाने को लेकर भी यहाँ पर जो है तनिष्का शर्मा को परेशान करता था, और उसकी जो ईमेल पासवर्ड आईडी है तनिष्का शर्मा की, वो अभी भी फिलहाल सीजान के कब्जे में है। और उससे जो है पासवर्ड पूछने की बातें भी कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से पासवर्ड यदि बताता है तो ईमेल आईडी का, उस पर काफ़ी मैसेज भी मैं मिल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तनिष्का शर्मा वाले मामले में सीजान जो है हिरासत में और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी। और साथ यही भी कहा जा रहा है कि सीजान से वो ईमेल आईडी पासवर्ड जो है जल्दी से ले लिया जाएगा। जिस तरीके से जो उनके चाचा ने ये आरोप लगाया, पहले भी उन पर आरोप लगते आए हैं, लेकिन उसके बाद में सीजान पे ये आरोप बड़ा लगाया गया कि जो ईमेल आईडी पासवर्ड है वो अभी फिलहाल सीजान के कब्जे में है। उससे जो है पुलिस सीजान से जो ईमेल आईडी पासवर्ड और उनके काफ़ी सबूत जो है ईमेल आईडी के द्वारा पता लग सकते हैं कि क्या क्या इसमें जो तनिष्का को मैसेज लिखता था, क्या क्या उसने जो मारपीट का मामला भी जो बताया गया कि उसमें थप्पड़ मारने की बातें भी की जाती थी। और साथ ही उसी के साथ साथ जो है ईमेल आईडी का जो पासवर्ड मिल जाए तो उसके बाद में जो काफ़ी सबूत सीजान से जो है मिल सकते हैं तनिष्का शर्मा मामले में। जी बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से सीजान से पासवर्ड मांगे जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसने पासवर्ड नहीं दिए हैं। उधर देश में कोरोना का एक और वेरिएंट ने एंट्री मार दी है। अमेरिका और ब्रिटेन में इस नए वेरिएंट XBB.1.5 ने तबाही मचा रखी है। अब ये भारत भी पहुंच गया है। गुजरात में इसका पहला केस मिला है। यह दूसरे वेरिएंट की तुलना में बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। अमेरिका में इस समय के 40% से अधिक कोरोना के मामलों के लिए इसी सब वेरिएंट को प्रमुख कारण माना जा रहा है। पिछले हफ्ते की तुलना में इस वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामले 2 गुना तक बढ़े हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ओमिक्रॉन की अब तक के सभी वेरिएंट की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट ने कहा है कि XBB.1.5 सब वेरिएंट अमेरिका में ही पैदा हुआ है, जो सिंगापुर में मिले XBB वेरिएंट से 96% तेजी से फैलता है। XBB.1.5 वेरिएंट भारत के अलावा दुनिया के 34 अन्य देशों में फैल चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों की नींद उड़ा दी है अब इस वेरिएंट ने। तो लगातार एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और अब तक 35 देशों तक नए वेरिएंट की पहुंच हो चुकी है। XBB.1.5 वेरिएंट ने लोगों की और सरकारों की नींद उड़ाकर रख दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम सोनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरह से नए वेरिएंट की अब बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि दरअसल ये बेहद खतरनाक माना जा रहा है, भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? योगेश, XBB.1.5 वेरिएंट का पहला केस मिल गया है गुजरात में। ये वही वेरिएंट है जिस वेरिएंट ने अमेरिका में कोहरा मचा हुआ है। तकरीबन 40% से ज्यादा मरीज अमेरिका में इस वेरिएंट के मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ इस वेरिएंट को लेकर स्टडी भी भारत सरकार ने शुरू कर दी है। ओमिक्रॉन जितना म्यूटेशन ओमिक्रॉन में होते थे उससे कई गुना ज्यादा म्यूटेशन योगेश इस वेरिएंट में देखने को मिल रहे हैं। और यही एक वजह है कि इस वेरिएंट के मिलने के चलते खतरा बढ़ गया है। इंडिया वॉइस भी लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, मास्क लगाइए और ये जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं ना, इससे सावधान रहने की जरूरत है। हमने देखा है चीन में BF7 वेरिएंट ने किस तरह से कहर बरपाया है। शमशान घाटों में भीड़ लगी हुई है योगेश। लाश को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। एक तो BF7 वेरिएंट के ऑलरेडी मरीज मिल चुके हैं भारत में। हालांकि इसके साथ साथ XBB.1.5 वेरिएंट का एक और केस आज गुजरात में मिला। ये अमेरिका का वेरिएंट है, इसकी स्टडी की जा रही है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जो फ्लाइट्स हैं 6 देशों की फ्लाइट्स, जिसमें जापान भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, चाइना भी शामिल है। इन फ्लाइट से जो भी यात्री यात्रा करके आएगा उसका RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। यानी कि फ्लाइट में एंट्री तभी मिलेगी जब आप सरकार की वेबसाइट पर अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड कर देंगे। इसके साथ साथ मॉक ड्रिल भी हुआ हिंदुस्तान में, हमने देखा स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद, और तमाम सारी खामियों को दुरुस्त करने की कवायद भी की जा रही है। पहली और दूसरी लहर में हम सब ने देखा योगेश किस तरह से लाशों के ढेर थे, लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत थी, इसके साथ साथ दवाइयों का भी अभाव था। लेकिन
स्वास्थ्य ढांचा भारत का पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। और इसके साथ साथ ये कहने में कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में हमने डेवलप किया और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना मजबूत है कि आखिर कोई भी लहर आए कोरोना की हम निपटने तैयार हैं। लेकिन बावजूद उसके जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, इनसे खतरे की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है और सतर्कता बेहद जरूरी है बरतना। बिल्कुल शिवम, आपने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोगों की बेहतर हुई हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हुआ है, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि देखिए ये वायरस है, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं और किसी को नहीं पता था कि एक समय एक ऐसा वायरस आएगा जिसका नाम कोरोना होगा और वो देश में ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश या हम विश्व में कह दें कि तबाही मचा कर रख देगा। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा वेरिएंट आए। एक तरफ ये संदेश देने का काम किया जा रहा है कि आप लोग सतर्क रहिए और जो गाइडलाइन है उनका पालन करिए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी संदेश दिया जा रहा है कि दरअसल डरने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत नहीं है। हमने देखा पिछली लहरों में कि जब तक लोगों के जहन में डर नहीं बैठा था तब तक वो गाइडलाइन का पालन नहीं करते नजर आ रहे थे और वही तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ रही हैं। कोई कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा, कोई मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है, मार्केट में भीड़ उमड़ती है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम नहीं रहता है। क्या ऐसे आने वाले समय में ये खतरे की घंटी बजाते नजर नहीं आ रही हैं सब चीजें? खतरे की घंटी है और योगेश, हम इंडिया वॉइस पर दर्शकों को आगाह कर रहे हैं कि डर जरूरी है। अगर आप डरेंगे तभी आप एहतियात बरतेंगे, आप डरेंगे तभी आप मास्क लगाएंगे, आप डरेंगे तभी आप पब्लिक गैदरिंग से बचेंगे, आप डरेंगे तभी आप वैक्सीनेशन करवाएंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है ये दिखाने वाला की दूसरी बात है। लेकिन डरना जरूरी है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट, BF7 वेरिएंट, XBB 1.5 वेरिएंट, ये वेरिएंट किसी से दोस्ती नहीं करता, इसलिए इससे योगेश डरना बेहद जरूरी है। और जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं ना योगेश, इनके जो म्यूटेशन हो रहे हैं इनको लेकर स्टडी भी की जा रही है। जरूरी नहीं है कि ओमिक्रॉन में जो दवा कारगर हुई वही दवा BF7 में कारगर होगी या वही दवा XBB 1.5 जो वेरिएंट आज नया केस मिला है अमेरिका वाला गुजरात में, उस पर भी दवा कारगर होगी। जरूरी नहीं है कि वैक्सीन हर वेरिएंट पर कारगर हो, इसलिए डरने की बेहद जरूरत है और डरेंगे तभी सावधानी बरतेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ शिवम सोनी हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि साफ तौर पर ये भले ही कहा जा रहा है कि दरअसल डरने की जरूरत नहीं है और ये जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं ये उतना इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर एक बात यहाँ समझने की जरूरत है, जब हम डरेंगे तभी हम जो नियम है उनका पालन करेंगे और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, तभी हम कोरोना के चाहे जो भी वेरिएंट आए उनसे हम बच सकते हैं। उधर नए साल को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नए साल के जश्न को लेकर यूपी पुलिस ने निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि नए साल के दिन भीड़ वाली जगहों पर हुड़दंग मचाने पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं यदि कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता मिला तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जा सकती है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया, नए साल को त्योहार पूरी सरलता और शालीन तरीके से मनाया जाए और इसके लिए मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं। उसमें बताया गया है कि भीड़ वाले जगहों पर हुड़दंग ना हो पाए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग की जांच की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। सभी जगहों पर पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। 1 जनवरी को सभी धार्मिक स्थलों पर काफी भीड़ देखी जाती है, तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक लखनऊ से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियम, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने नए साल को लेकर के तैयारियां की हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? बिल्कुल योगेश, देखिए आज नव वर्ष की जो है शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले जो 31 का एक जश्न होता है, सभी जगह पे सेलिब्रेशन होता है। ऐसे में कई जगह पर देखने को मिलता है कि कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ती है। लोग जो हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस आते हैं, लड़ाई झगड़े के केसेस आते हैं। तो ऐसे में ऐसा कहीं पर भी ना हो, इसको लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों में जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। ऐसे वो सभी जगहें जो है स्पॉट करने के लिए पहले निर्देश जारी किया गया था, जहां पे भीड़ भाड़ होती है, जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे पुलिसिंग जो है वो बेहतर की जाए। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाए और जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस बात के निर्देश जो हैं वो मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके अलावा कल जब साल का नया और पहला दिन होगा
तो उस दौरान जो लोग धार्मिक स्थल हैं जहां पर ज्यादातर लोग जाते हैं तो वहां पर व्यवस्थाएं बनी रहें, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। आज 31 तारीख की रात के लिए विशेष तौर पर दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के अंदर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। रात में 2 बजे तक पेट्रोलिंग करने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। महिलाओं की और बच्चियों की जो सुरक्षा है उस पर विशेष ध्यान जो है पुलिस को देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। और ऐसे जितने भी कसिनो हैं, बार्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर ज्यादा संख्या में लोग गैदरिंग होती है, वहां पर विशेष तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को अपनाने के दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। कहीं पर भी कोई अनहोनी ना हो, कानून व्यवस्था कहीं से खराब ना हो, इस बात को सभी जिलों के जो पुलिस कप्तान हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें। ऐसी जगहों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं। पार्क्स हैं, उनकी अंदर जो है व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर की जाएं, पुलिसिंग की जो संख्या है उसको बेहतर किया जाए और वहां पर विशेष तौर पर फोकस रखा जाए। इसके अलावा जितने होटल हैं, मॉल हैं, बार हैं, इन सभी जगहों पर विशेष तौर पर सुरक्षा व्यवस्था अपनाने के भी दिशा निर्देश जो है वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से आज जारी किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क नजर आ रही है और आज यानी 31 दिसंबर की रात को लेकर के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि रात 2 बजे तक पेट्रोलिंग की जाएगी। और अगर 1 जनवरी का हम जिक्र करें, नए साल को लेकर के हम जिक्र करें, तो धार्मिक स्थलों पर भीड़ भाड़ होती है और ऐसे में वहां पर भी प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की बात कही गई है और किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ वाले जहां पर गैदरिंग होती है वहां पर किसी भी तरीके की कोई अराजकता ना फैलने पाए, इसको लेकर के भी प्रशासनिक अमले ने निर्देश जारी किए हैं। 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।